नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, मतलब डीमार्ट के बारे में। देखिए डीमार्ट एक ऐसा कंपनी है जिसको एक लंबे रेस का घोड़ा कहा जाता है। देखिए डीमार्ट के जो मैनेजमेंट है, डीमार्ट के जो ओनर है, वो देखा जाए तो इस मार्केट को सबसे पहले इस मार्केट के ऊपर काम किए थे उन्होंने। उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया और ये बिजनेस को स्टार्ट किया देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे बड़े इस तरीके से जो प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब जो डीमार्ट जिस तरीके से बिज़नेस करते हैं, वो वॉलमार्ट को देखकर। वॉलमार्ट अमेरिका के सबसे बड़े इसी तरीके से प्लेटफ़ॉर्म है। तो डीमार्ट के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। तो डीमार्ट के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डीमार्ट जो मतलब सुपरमार्ट है, तो सुपरमार्ट के डीमार्ट के मुझे जिस स्ट्रैटेजीज़ देखने को मिला, वो फर्स्ट टाइम वो स्ट्रैटेजीज़ मुझे मिला, वो आज तक नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम स्ट्रैटेजीज़ को मिला और जिस स्ट्रैटेजीज़ को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वही स्ट्रैटेजीज़ मुझे मीट होता देखने को मिले। तो इसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। तो मैं किस किस कारण की वजह से काम करूँगा, वो मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, मैं जिस स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपका भी लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से, आपके स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से ज़रूर इसको वॉच करिए और ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। आप सिर्फ़ सीखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूँ, डीमार्ट कोई छोटे-मोटे कंपनी है, करीबन 2,40,000 करोड़ का कंपनी है और मज़ेदार सबसे बात यही है कि आपको लग रहा है कि चलो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 47 है और कंपनी की पी रेशियो 89, ऑलमोस्ट डबल, डबल से भी ज़्यादा। तो कंपनी के पी रेशियो इतना इतना हाई है, तो क्या कंपनी सचमुच ठीक-ठाक है? तो चलो एक बार मैं आपको पी रेशियो भी दिखा देता हूँ। अगर मैं लास्ट 5 साल की पी रेशियो देखूँ, तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 300 के ऊपर। तो इसी के कारण कंपनी के ऊपर कभी ना कभी तो करेक्शन होना था और आज पी रेशियो कितना चल रहा है 89 और ये 89 का जो पी रेशियो है, याद रखिएगा, कोविड के टाइम में पी रेशियो 100 के आसपास था। तो सोचिए कोविड के टाइम में 100 के आसपास था और आज चल रहा है 89, मतलब पी रेशियो जो है वो सस्ता हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सस्ता हो चुके हैं क्योंकि इसका खुद के 5 साल की एवरेज 123 है। तो चलो आप कहेंगे सर 10 साल में एक बार दिखा दीजिए। तो 10 साल में भी जो पी रेशियो लो था, वो कितना था? 90 और आज पी रेशियो कितना है? 89। तो ऑलमोस्ट जो इसका 2018 में जो पी रेशियो था, वही लेवल में कंपनी आज काम कर रहा है। मतलब कंपनी खुद की जो पी रेशियो वो हमेशा हाई होता है और कंपनी का जो लोअर पी रेशियो है वो 89 के आसपास आज आया है और पहले एक 90 था 2018 में। तो 2018 से लेकर अगर मैं एक बार चार्ट को देखूँ तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए 2018 में जब पी रेशियो लो था, तब से लेकर कंपनी ने किस तरीके से रिबाउंड्स किए। मतलब जब इस तरीके से लो पी रेशियो था, तब से लेकर कंपनी किस तरीके से रिबाउंड्स किए, इसका मतलब यहाँ पे भी एक अपॉर्च्युनिटी बन सकते हैं। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी वही लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, जो लेवल को कंपनी पहले भी रीटेस्ट किए। 2021 में किया, 2023 में किया और 2000 मतलब 25 में फिर से कर रहा है। मतलब वही लेवल को वो रीटेस्ट कर रहा है, जो लेवल से कंपनी बाउंस करने का चांसेस रहेगा। तो बाकी देखिए चांसेस होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाकी डिटेल्स में पता चलेगा। एक ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट इस बार एक्सपेक्टेशन किया गया था कि कंपनी अच्छा खासा सेल्स करेगा और उसी तरीके से अच्छा खासा सेल्स भी हुआ और एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो साल भर में तो ठीक है, मगर क्वार्टर्स को कंपनी बीट थोड़ा-सा कर नहीं पाया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट देखने को मिला, जिस वीकनेस पॉइंट कंपनी को थोड़ा-सा प्रेशराइज़ दे सकते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो बाकी नेट प्रॉफ़िट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है 690 से लेकर 724 के आसपास। तो 690 से लेकर 724 के आसपास कंपनी का टोटल नेट प्रॉफ़िट देखने को मिला, तो इस तरीके से प्रॉफ़िट देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब देखा जाए तो प्रॉफ़िट एंड लॉस है। प्रॉफ़िट एंड लॉस के साल भर के डेटा देखूँ तो कंपनी के पिछले साल में जो प्रॉफ़िट हुआ था, उससे इस बार कंपनी का प्रॉफ़िट ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब जो आशा किया जा रहा था कि कंपनी का इस बार नेट प्रॉफ़िट थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा, तो 18% से सेल्स इंक्रीज़ हुआ है साल भर में और 12% में प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हुआ। मतलब लास्ट 3 इयर्स में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, वो ग्रोथ थोड़ा-सा रुक चुके हैं। और देखिए रुक सिर्फ़ यही कारण की वजह से नहीं है, क्योंकि कंपनी का ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम बहुत कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़लाइन के ऊपर है। इसका जितने सारे स्टोर है, इस स्टोर में ही कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचते हैं। डीमार्ट की एक ख़ासियत पॉइंट ये है कि जितने सारे सुपरमार्ट है, वो सुपरमार्ट में जो प्रोडक्ट बाकी कंपनीज़ बेचते हैं,
उससे कई गुना कम दाम में डीमार्ट बेचते हैं, क्योंकि वो उसका स्ट्रैटेजीज़ को अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो लोग डीमार्ट से माल खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और देखा जाए तो डीमार्ट के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी एग्रेसिव है। देखिए, इंस्टीट्यूशन कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। मानता हूँ कंपनी के ऊपर एफआईएस ने 1% माल बेचा, तो वो 1% किसने खरीदारी किया? कुछ क्वांटिटी डीएस ने किया, कुछ क्वांटिटी पब्लिक ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर सारे माल बेचकर भाग गया। तो कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी टिके हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कंपनी के, ये डेटा मुझे बेस्ट लगा। देखिए, कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कैश फ्लो है, उसमें 2700 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश फ्लो देखने को मिला। इसका मतलब जो इसका कैश फ्लो है, वो कैश फ्लो बहुत पॉजिटिवली कैश फ्लो देखने को मिले। मतलब यहाँ पे शानदार तरीके से कैश फ्लो को कंपनी मेंटेन्स किए। तो मुझे लगता है कि कंपनीज़ के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे जर्नी पॉइंट्स क्रिएट हुआ, वो जर्नी पॉइंट के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम हमेशा करते रहेंगे। हाँ, आज करेक्शन हुआ, आज शेयर मार्केट में पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है, तो उसके कारण कंपनी के ऊपर भी करेक्शन तो होना एक लाज़मी था। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर तो करेक्शन होगा ही। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर मैं पॉज़िटिव हूँ। जितने पॉइंट्स मुझे देखने को मिले, और बाकी बाकी इस कंपनी के चार्ट के ऊपर एक बार आपको लेके जाता हूँ। जिस स्ट्रैटेजीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजीज़ मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिला। वो स्ट्रैटेजीज़ क्या है? वो स्ट्रैटेजीज़ है 52 वीक का हाई लो, 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो। ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे मीट के लिए देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर ऊपर वाला जो पोजीशन है, इसको 52 वीक का हाई पोजीशन कहा जाता है, और नीचे वाला जो पोजीशन है, इसको 52 वीक का लो पोजीशन कहा जाता है। तो इसका 52 वीक का हाई लो का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे हाई क्रिएट किया और यहाँ पे लो क्रिएट किया। तो पहली बात, कंपनी क्या इस तरीके से पहले भी कभी किया? बिल्कुल नहीं। कंपनी इस स्ट्रैटेजीज़ को फर्स्ट टाइम हिट किया। मतलब कभी भी कंपनी 52 हाई हाई को तो बार-बार टच किया, मगर 52 लो को कभी भी टच नहीं किया। कोविड के टाइम में देखा जाए तो उस टाइम में भी कंपनी इस तरीके से कुछ सिनेरियो नहीं क्रिएट किया। कोविड के टाइम में करेक्शन तो हुआ था, मतलब उसका ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ था। मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी स्ट्रैटेजीज़ को मीट किया, जिस स्ट्रैटेजीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि स्ट्रैटेजीज़ मिलेगा कहाँ पे? तो आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, इंडिकेटर्स में। उसके बाद आपको लिखना है 52 वीक का हाई लो। जब यहाँ पे आप सर्च करके 52 वीक का हाई लो लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज़ मिलेगा। तो इस स्ट्रैटेजीज़ को आपको ऐड करना है, और याद रखना है स्ट्रैटेजीज़ को ऐड करने के बाद आपको करना क्या है? आपको ये ढूँढना है कि कहाँ पे कैंडल नीचे आकर 52 लो को टच किया। तो फाइनली यहाँ पे टच किया, और जब मैंने पिछले वीडियो बना था तभी मैंने पता था कि यहाँ पे टच किया, मतलब यहाँ पे मेरा पॉजिटिव डिसीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लेकर अगर कैंडल रिबाउंड्स करके फिर से ऊपर जाकर इस लेवल को टच करे, तो मेरा पॉजिटिव पॉइंट जो यहाँ पे एंट्री हुआ था, वो यहाँ पे क्लोजिंग हो सकता है। तो बेसिकली देखिए, कंपनी जब रिजल्ट आया उसके बाद कंपनी रिकवरी करने का कोशिश किया, गैप डाउन में भी ओपन हुआ, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से रिकवरी करने करने का कोशिश कर रहा है। मगर एक पॉइंट्स को मैं आपको बता दूँ, ये जो लेवल्स है, ये लेवल पे एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ है। इस लेवल को हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे एक कप जैसे और हैंडल जैसे पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है इस हैंडल को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेंगे तब तक वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो कभी-कभी सिचुएशन ऐसे क्रिएट होता है कि मार्केट जब तक अपट्रेंड नहीं होता तब तक बाकी कंपनीज़ भी अपट्रेंड नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली मोमेंटम होने के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। तो मैं इस स्ट्रैटेजीज़ को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आप भी बैक टेस्टिंग करके देखिए, दूसरे कंपनी के ऊपर देखिए। हाँ, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ हमेशा मैं लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर करता हूँ, क्योंकि मिड कैप के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। मार्केट में अगर करेक्शन आए, तो वो बड़ा फल दिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा लार्ज कैप कैटेगरीज़ के ऊपर करता हूँ। तो आप भी अगर लार्ज कैप कैटेगरीज़ कंपनीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रैटेजीज़ को एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिए। और हाँ, मेरे वीडियो में हमेशा एजुकेशन पर्पज़ में सारी चीज़ मिलता है। मेरे कोई भी पेड वर्ज़न नहीं है। अगर आपको सीखना है, तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।